Hello friends, welcome to our channel Study Circle Professional. Myself CS Deepika Arya. Today we are going to discuss about SBILL paper जो आपके ग्रुप 1 में होता है. Yes, CS एग्जीक्यूटिव का SBILL पेपर दिसंबर 2024. स्टूडेंट्स ने बोला मैम पेपर बहुत इजी था एंड यस डेफिनेटली पेपर वाज वेरी 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 इजी एज कंपेयर टू JIGL एंड कंपनी लॉ. ग्रुप 1 का SBILL पेपर बहुत ज़्यादा इजी था. हम इस वीडियो में इन डेप्थ एनालाइज करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स को. आज का वीडियो फोकस करेगा ओनली एंड ओनली ऑन क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले आपको ये पूरा स्टोरी दिया हुआ है. ये पूरा कहानी बच्चों रीड करना ही नहीं है. द रीजन बिहाइंड दिस इज जब हम यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस देखते हैं, जब हम यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस देखेंगे, दिस ऑल क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो अगर आप कहानी पढ़ो नहीं पढ़ो स्टिल यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द एडवाइस ऑफ M to X, Y and Z on their proposals regarding alteration of articles of association of XYZ Appliances Private Limited. XYZ Appliances Private Limited only with the approval of all the shareholders. So बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अल्टर करने XYZ Appliances Private Limited के. सो बेसिकली जब भी हम अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं, अब पहली चीज तो ये याद रखना ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है? कंपनी लॉ का क्वेश्चन है. जब भी हम आर्टिकल्स को अल्टर करते यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन. बट इनको ऐसा कुछ अल्टरेशन करना है जिधर इनको अप्रूवल चाहिए सारे शेयर होल्डर्स का. दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स. किसकी बात करें लोग? एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स की बात करें. सीधा सीधा मैं आपको लेके जाती हूँ इसके आंसर में आपको क्या लिखना है. देखो इसके आंसर में आपको लिखना है एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स के प्रोविजन लिखना है. द आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स मे बी अल्टर्ड only if conditions or procedures that are more restrictive than those applicable in case of special resolutions are met or complied with. ये तो यहाँ पे हमने मीनिंग लिख दिया, मीनिंग ऑफ एंट्रेंचमेंट. नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट रेफर्ड इन सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 शैल बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स. तो आप फॉर्मेशन के टाइम पे भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो या बाद में अमेंडमेंट करके भी. बट इफ यू आर डूइंग दिस अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स इट इज टू बी अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ कंपनी इन केस यू आर अ प्राइवेट कंपनी. दैट्स इट. यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है. अगर आपको आर्टिकल्स प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल्स का अल्ट्रेशन करना है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स तो आपको कौन से प्रोविजंस डालने हैं? एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन. यहाँ पे हमने मीनिंग समझा दिया. यहाँ पे हमने बोल दिया कि आप एंट्रेंचमेंट कब कर सकते हो, एट द फॉर्मेशन ऑल्सो या आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाके भी. और अगर आप ये अमेंडमेंट लाओगे तो आपको क्या करना है? सारे मेंबर्स की कंसेंट लेनी है. एंड दिस क्वेश्चन वाज फॉर 3 मार्क्स है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. बोला है व्हाट इज द प्रोसेस टू अप्लाई फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑन DGFT पोर्टल एज एडवाइज बाय M टू द डायरेक्टर्स ऑफ XYZ अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड. अगर मैं क्या कर रहा हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको प्रोसेस पूछा है. सी गाइस अगर आपको ये 5 मार्क्स के लिए पूछते देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. बट दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन ओनली फॉर 3 मार्क्स एंड दे क्लियरली रोट के आपको सिर्फ प्रोसेस लिख के आना है. तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे? आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस लिखोगे. तो प्रोसेस कुछ ऐसा है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का आपको मीनिंग नहीं लिखना है. ओनली यू हैव टू राइट द प्रोसेस. सो प्रोसेस बेसिकली कैसा है? प्रोसेस टू अप्लाई फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑन DGFT पोर्टल है ना. वैलिड लॉगिन क्रीडेंशियल्स टू DGFT पोर्टल्स आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन DGFT पोर्टल. User should have an active firm PAN account number and its details like name as per PAN, date of birth or incorporation. These details will be validated with income tax department. Scan documents आप अपलोड करोगे. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे मैम? ये PDF में ही होना चाहिए. मैक्सिमम साइज 5 MB. प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अपलोड करोगे. प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करोगे. प्रूफ ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट. यूजर शुड हैव एन एक्टिव DSC और आधार ऑफ फर्म्स नेम फॉर सबमिशन. Active firm's bank account for entering its detail in application and to make online payment of application fee. That's it. लिखना है आपको only and only procedure
मीनिंग आपको नहीं समझाना है अनलेस एंड अंटिल दे आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन एज डिस्कस्ड बाय डायरेक्टर्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फॉरेन कोलैबोरेशन के, एकदम ही डायरेक्ट क्वेश्चन। सी, तो आपको समझ में आ रहा है, वो स्टोरी हमने नहीं पढ़ी फिर भी हम आंसर्स दे पा रहे, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है मैम फॉरेन कोलैबोरेशन का, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे आएगा आपको ऑब्जेक्टिव, ये देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, इंप्रूव द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ कोलैबोरेटिंग एक्टिविटीज, ऑक्यूपाई अ मेजर मार्केट शेयर, reduce higher operating costs, make an optimum and effective utilization of resources and generate employment. That's it. ये क्या था आपका objective of foreign collaboration. Okay, next question जो है, next question है, what are the post conversion requirement to be arranged by XYZ Appliances Limited after conversion from private company to public company. मेरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो कन्वर्ट हो गई into public company. ये लोग ने हमें याद रखना बेटा, इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोसीजर नहीं पूछा है, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक, दे आर आस्किंग यू पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट. सो व्हाट आर दी पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट, दिस इज अगेन कंपनी लॉ क्वेश्चन है ना, ये अगेन कंपनी लॉ का क्वेश्चन आ जाता है. पोस्ट कन्वर्जन मैम जब मैं प्राइवेट से पब्लिक हो जाऊंगा, सो आई हैव टू इंक्रीज माई नंबर ऑफ मेंबर्स, आई हैव टू इंक्रीज माई नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्लस मुझे ये सारी चीजें भी करनी है. कौन सी सारी चीजें करनी है? सो ये देखो, वंस द कंपनी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट नीड्स टू इंटीमेट एंड इन्फॉर्म द वेरियस अथॉरिटीज. आप सारी अथॉरिटीज को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो, है ना. अरेंज न्यू रबर स्टैम्प्स एंड कॉमन सील विद अ न्यू नेम एंड ऑल स्टेशनरी न्यू नेम. सारी स्टेशनरी आपकी न्यू नेम पे हो जाएगी. अरेंज द प्रिंटिंग ऑफ फ्रेश कॉपीज ऑफ अल्टर्ड एमओए एंड अल्टर्ड एओए विद न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. पेंट करोगे नया कंपनी, न्यू नेम ऑफ द कंपनी आउटसाइड एवरी ऑफिस बिल्डिंग अलॉन्ग विद द फॉर्मर नेम सो चेंज. गेट न्यू नेम प्रिंटेड ऑन बिजनेस लेटर, बिल हेड्स, इनवॉइस, रिसीट फॉर्म, सबके ऊपर ऑफिशियल पब्लिकेशन पे आप नेम को क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे. इन्फॉर्म अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द कंपनी टू ऑल द कंसर्न पर्सन्स. Intimate all the banks where company is operating bank accounts. Make application to income tax department for new PAN number, for new PAN and TDS 10 number. That's it. So this was again a very easy and direct question. And last question is, in the view of Z regarding overseas direct investment by XYZ Appliances Limited in JSS Real Tech Private Limited, correct. अच्छा, is the view of Z. सी एक चीज याद रखना, ये ODI का क्वेश्चन है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है. ऐसा बोला है कि XYZ अप्लायंसेस को इन्वेस्ट करना है इन JSS रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. क्या ये सही होगा? तो याद रखना, अगर हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ते तो वहां पे बोला है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. एक बार ये वाला क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर बता दूं. क्या बोला है मैम, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall make ODI in a foreign entity engaged in real estate activity, gambling in other form and dealing with financial products linked to Indian rupee without specific approval of Reserve Bank. That's it. आपको आंसर में इतना ही लिखना है. ठीक है, तो बच्चों अगर आपने देखा होगा तो दिस क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा का पूरा केस स्टडी ऊपर हमें दिया है, एंड फिर नीचे अगर आप देखोगे तो देयर आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हो. सो गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए बस इतना ही. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. बाय बाय.